नमस्कार। घड़ी में 4 बज चुके हैं और मैं हूं आपके साथ रोहित झा। वक्त हो गया है 4 बजे की 4 बड़ी खबरों का, जहां देश की बड़ी खबरों के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहली खबर है कि हरियाणा में बीजेपी ने सरकार बना ली है, जिसमें 2 निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी को समर्थन दिया है। दूसरी बड़ी खबर है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने 2 सेना के जवान का अपहरण किया था, जिसमें एक सैनिक का गोली से छलनी शव मिला है। तीसरी खबर है कि कोलकाता रेपकांड में सीबीआई को सबूत मिले हैं। चौथी और आखिरी खबर है कि सपा ने उपचुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। हरियाणा में बहुमत में आई बीजेपी को 2 निर्दलीय विधायकों ने समर्थन दे दिया है। गन्नौर से देवेंद्र कादियान और बहादुरगढ़ से राजेश जून इसको लेकर दिल्ली पहुंचे हैं, जहां उनकी हरियाणा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, सह प्रभारी विप्लव देव और प्रदेश अध्यक्ष मोहन बड़ौली से मुलाकात हुई है। इनके समर्थन के बाद अब प्रदेश में भाजपा के पास सरकार के लिए विधायकों की संख्या 50 हो जाएगी। भाजपा ने 48 सीटों पर चुनाव जीता है। कादियान ने टिकट न मिलने पर बीजेपी से बगावत की थी, वहीं राजेश जून ने कांग्रेस से टिकट न मिलने के बाद निर्दलीय चुनाव लड़ा था। कादियान ने पहले ही भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया था। इसे लेकर उन्होंने बुधवार को गन्नौर में अपने समर्थकों से मीटिंग की। इसके बाद उन्होंने कहा कि अधिकतर समर्थकों ने कहा है कि सरकार के साथ जाना चाहिए, तो उनकी बात को मान ली गई है। तो देखिए किस प्रकार से अब निर्दलियों का सरकार को पूरा समर्थन मिलते दिख रहा है। फिर चाहे वो देवेंद्र कादियान हो या राजेश जून हो, दोनों ने कहा है कि वो भाजपा को, यानी कि राज्य में जिसकी सरकार है, उसको वो समर्थन देने वाले हैं। चुनाव के जब नतीजे सामने आए तो बीजेपी के पास 48 सीट थी, लेकिन अब अगर उन्हें 2 विधायकों का, जो कि निर्दलीय विधायक, उनका भी समर्थन मिल जाता है, तो अब उनके पास में 50 विधायकों का समर्थन हो जाएगा। अब देखिए, एक और विधायक हैं सावित्री जिंदल, जो कि निर्दलीय चुनाव लड़ी है हिसार से, और यदि सावित्री जिंदल भी शामिल हो जाती हैं, चूंकि कोई आश्चर्य की बात नहीं है, सावित्री जिंदल भी इससे पहले चूंकि भारतीय जनता पार्टी में थी, चुनाव से पहले उन्होंने बागी होकर निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ा और हरियाणा की सबसे रिचेस्ट वुमेन में से एक है। और उन्होंने बीजेपी का बागडोर कहीं ना कहीं छोड़ दिया था, बीजेपी का साथ छोड़ दिया था। तो हो सकता है यदि वो भी आ जाए तो आप समझिए, हरियाणा में बीजेपी को 3 निर्दलीय विधायकों का साथ मिल सकता है, और बात ऐसी चल रही है कि वो भी शामिल हो सकते हैं। और अभी देखिए किस प्रकार से जो 2 निर्दलीय विधायक हैं, वो तो अब सीधे सीधे समर्थन देते हुए दिख ही रहे हैं। गन्नौर से देवेंद्र कादियान और बहादुरगढ़ से राजेश जून अब दिल्ली भी पहुंच गए हैं। दिल्ली में उनकी मुलाकातें हो रही है और मुलाकात में यह संकेत दे दिया गया है कि वो सरकार के साथ में जाने वाले हैं। जिस प्रकार से हरियाणा में चुनाव के नतीजे सामने आए, उम्मीद यह की जा रही थी कि जिस प्रकार से एग्जिट पोल आए थे, हो सकता है कि नतीजे भी उसी प्रकार के होंगे, लेकिन एग्जिट पोल में जो आया था उसका सीधे सीधे उल्टा नजर आया। बहुमत के दिन आंकड़े जो सामने आए तो बहुमत गया और जो नतीजे थे वो बीजेपी के पक्ष में गए। 48 सीटें बीजेपी के खाते में आती है, और बाकी देखिए जिस प्रकार से दावा किया जा रहा था, वो सारे दावे कहीं ना कहीं झूठे नजर आए, गलत नजर आए। अब इसको बाद में हमने देखा कि ईवीएम को लेके भी सवाल पूछा जा रहा है, उठाए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि नहीं भैया हम जीते तो थे, लेकिन ईवीएम में कुछ गड़बड़ी की गई है जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। लेकिन कांग्रेस पार्टी सिर्फ 37 सीटों पर सिमट के रह गई और 48 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पकड़ बनाई है, और अब 2 निर्दलीय विधायकों का भी उनको साथ मिल रहा है, जिसके बाद में अब जो आंकड़ा है वो 50 हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों को बुधवार को टेरिटोरियल आर्मी के जवान की बॉडी मिली है। उसके शरीर पर गोलियों के निशान हैं। आर्मी ने अभी किसी आतंकी हमले की बात तो कही नहीं है, लेकिन जिस जवान की बॉडी मिली है उसका नाम हिलाल अहमद भट्ट है। वह अनंतनाग के मुखधामपोरा नौगाम के रहने वाले थे। वे 8 अक्टूबर को कोकेरनाग के काजवान फॉरेस्ट एरिया में मिलिट्री ऑपरेशन में गया था। इसी दौरान वो लापता हो गया। उसे ढूंढने के लिए सुरक्षा बलों ने रात भर सर्च ऑपरेशन चलाया था। आज उनकी बॉडी अनंतनाग में सांगलान के जंगलों में मिली है। जवान 4 साल पहले टेरिटोरियल आर्मी में भर्ती हुए थे। उनके परिवार में पत्नी, 2 बच्चे और माता पिता हैं।
तो देखिए किस प्रकार से एक जवान की जो बॉडी मिली है उसमें गोलियों के निशान हैं, छलनी कर दी गई है। खबर मिली थी कि पाकिस्तान से कुछ घुसपैठिए एंट्री कर गए हैं और उन्हीं को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था और उसी के बीच में जो 2 जवान हैं वो लापता हो गए, मिल नहीं रहे थे। कहा गया कि एक जवान उसमें से भाग के अपनी जान बचाकर आ गए, लेकिन दूसरे जवान का अब शव मिला है। कोलकाता ट्रेनिंग डॉक्टर रेप और मर्डर केस में सीबीआई ने आरोपी संजय रॉय के खिलाफ 11 सबूत इकट्ठे किए हैं। चार्जशीट में इन सभी सबूतों का जिक्र किया गया है और संजय रॉय को मुख्य आरोपी बनाया है। इस चार्जशीट में विक्टिम को वी नाम से संबोधित किया गया है। सीबीआई ने कहा है कि विक्टिम की बॉडी पर संजय का डीएनए पाया गया है और छोटे बाल भी मिले हैं। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में 8 अगस्त की रात ट्रेनी डॉक्टर का रेप और मर्डर किया गया था। 9 अगस्त को विक्टिम की बॉडी मेडिकल कॉलेज में मिली थी। शुरुआती जांच के बाद 10 अगस्त को संजय रॉय को पुलिस ने अरेस्ट किया था। इस घटना के विरोध में ट्रेनी डॉक्टर भूख हड़ताल पर बैठे हैं, जिसमें अब फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन भी शामिल हो गई है। आज फाइमर देश भर में भूख हड़ताल कर रही है। सीबीआई की जांच चार्जशीट के मुताबिक विक्टिम की बॉडी पर संजय के डीएनए की पुष्टि हुई है। छोटे बाल भी मिले हैं। संजय की जींस पर विक्टिम का ब्लड मिला है। घटना के दौरान विक्टिम ने संजय का विरोध किया था, जिसकी वजह से संजय को चोटें आई है। विक्टिम के संघर्ष के बाद संजय की बॉडी पर मिले हैं। तो देखिए, चूंकि अब संघर्ष वहां पे हुआ था विक्टिम के साथ में, इस वजह से चोट के निशान मिले हैं। तो जिस जगह घटना हुई थी वहां भी संजय रॉय की मौजूदगी थी, सीसीटीवी फुटेज में पाई गई है। इसके अलावा संजय की कॉल डिटेल रिपोर्ट भी सामने आई है और मोबाइल लोकेशन में भी यह कंफर्म हुआ है कि वो घटना स्थल पर मौजूद था। आपको याद होगा किस प्रकार से एक ईयरफोन जो कि विक्टिम के पास में मिला था, उस ईयरफोन को जब लेकर गया था संजय रॉय के पास में, तो वो कनेक्ट हो जाता है और संजय रॉय के मोबाइल के साथ में वो लिंक्ड था चूंकि पहले से ही, तो उससे भी कहीं ना कहीं ये बात सामने आ गई थी और इस पे मुहर लग गया था कि इसका मुख्य आरोपी संजय रॉय ही है। और अब इन सभी बातों का सीबीआई ने चार्जशीट में उल्लेख किया है। सपा ने उपचुनाव के लिए 6 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। अखिलेश ने अपनी सीट करहल से भतीजे और पूर्व सीएम लालू यादव के दामाद तेज प्रताप यादव को टिकट दिया है। कानपुर की सीसामऊ सीट से इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को प्रत्याशी बनाया गया है। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट से सपा सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को टिकट दिया गया है। अंबेडकर नगर की कटेहरी सीट से लालजी वर्मा की पत्नी शोभावर्ती वर्मा को प्रत्याशी बनाया गया है। प्रयागराज की फूलपुर सीट से मुजद्दबा सिद्दीकी को उम्मीदवार बनाया गया है। मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले रमेश बिंद उनकी बेटी ज्योति को मझुआ से टिकट दिया गया है। सपा ने जिन 4 सीटों पर प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं उसमें मीरापुर, कुंदरकी, खैर और गाजियाबाद सदर की सीट्स शामिल है। तो देखिए किस प्रकार से अब 6 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का घोषणा हो चुका है और देखिए वो आपको दिखा रहे किस प्रकार से होगा पीडीए के नाम एकजुट मतदान। तो पीडीए यानी कि पिछड़े, दलित और आदिवासी, उनके नाम पर किस प्रकार से मतदान करने की बात कही जा रही है। तो उम्मीदवारों के जो नाम है वो भी आपको दिखा रहे हैं। वो लिस्ट जो सपा ने जारी की है उसमें करहल, सीसामऊ, फूलपुर, मिल्कीपुर, कटेहरी और मझुआ सीट का जिक्र है, जहां पे उम्मीदवारों की घोषणा की जा चुकी है और अभी भी 4 सीटों पर नाम आने बाकी हैं, क्योंकि 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। भोपाल मेट्रो के लिए करीब 45 करोड़ की लागत से बने एमपी नगर स्टेशन के निर्माण में बड़ी लापरवाही सामने आई है। ये लापरवाही कितनी बड़ी है इसका अंदाजा केवल इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रदेश के नए सीएस अनुराग जैन ने ज्वाइन करते से ही इसकी रिपोर्ट तलब कर ली। दरअसल भोपाल के महाराणा प्रताप नगर मेट्रो स्टेशन की ऊंचाई जमीन से महज 4.5 मीटर है।
यानी बोर्ड ऑफिस से रानी कमलापति स्टेशन की ओर जाने वाले रोड से अगर बड़े डंपर या ट्रॉली गुजरे तो वे वहां फंस जाएंगे, क्योंकि इन वाहनों की ऊंचाई ही 4.75 मीटर से 5 मीटर तक होती है। तो लिहाजा 2017 में प्रोजेक्ट की डीपीआर बनाने वाली कंपनी के खिलाफ अब जांच की तलवार लटक रही है। हालांकि मेट्रो कॉर्पोरेशन के जिम्मेदारों का कहना है कि यह हाइट मसला ग्राउंड वर्क में आता है, जो हैंडओवर के पहले सबसे आखिरी में होता है। भोपाल मेट्रो प्रोजेक्ट एक बहुत ही सरकार का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। 2017 में जिसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन कई सारी टेक्निकल एरर जो हैं वो इस प्रोजेक्ट में निकलकर अब सामने आ रहे हैं। लाइव तस्वीरों में दिखाएंगे। सबसे बड़ा एक एरर मेट्रो स्टेशन की हाइट को लेकर है। जो स्टेशन आप सामने देख रहे हैं ये एमपी नगर मेट्रो स्टेशन है, जिसमें बहुत बड़ा एक आर्किटेक्चरल फॉल्ट जो है वो सामने आया था। हालांकि डीपीआर और पूरे इस प्रोजेक्ट की जो नींव है वो 2017 में ही तैयार हो चुकी थी, लेकिन जब ये मेट्रो स्टेशन बनकर तैयार हुआ तो एक बड़ी गड़बड़ जो है वो ये निकल कर सामने आई कि जो ये मेट्रो स्टेशन और ये जो सड़क है इसकी जो हाइट है महज 4.5 मीटर की हाइट जो है वो दी गई थी, जो अमानक है। अगर बात की जाए NHAI की बात करें या फिर PWD की बात करें तो ऐसे केसेस में 5.5 मीटर की हाइट जो है वो मिनिमम मानक जो है वो दोनों ही डिपार्टमेंट्स की तरफ से की गई है। लेकिन ये भोपाल मेट्रो का वो नगीना है जो इन तमाम गाइडलाइंस, तमाम नियमों के खिलाफ जाकर बना हुआ है। हालांकि अगर बात की जाए तो तमाम चीज़ों को टेक्निकल रिपोर्ट्स के आधार पर बनाया गया था, लेकिन जिन आर्किटेक्ट्स ने इस प्रोजेक्ट को बनाने में अपना एक अहम योगदान निभाया वो ये देखना भूल गए कि जो सड़क यहाँ से जाती है वो एक स्लोप यहाँ से जो है वो क्रिएट होती है, और इस स्लोप के मद्देनज़र अगर बात की जाए तो ये जो हाइट है वो मानक तौर पर नहीं बनाई गई है। महज 4.5 मीटर की ये ऊंचाई थी, और इसके बाद अब अगर बात की जाए तो इन तमाम चीज़ों के बाद अब जो है एक्शन में नज़र सरकार आती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि मुख्य सचिव ने एक अधिकारियों की कमेटी में गठित करके ये निर्देश साफ तौर पर दे दिए हैं कि इस स्ट्रक्चरल फॉल्ट में जिसका भी हाथ है, जो भी जिम्मेदार हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। जिसके बाद भोपाल मेट्रो कॉर्पोरेशन की तरफ से अपनी रिपोर्ट भी जो है वो तैयार कर ली गई है, और कहीं ना कहीं अब इन तमाम गड़बड़ियों के बीच कार्रवाई की तलवार जो है वो एजेंसी पर, निर्माण एजेंसी पर जो है वो अब लटकती हुई दिखाई दे रही है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ प्रखर जैन, इंडिया अहेड। एक बार फिर से कुर्सी की रार में लोकतंत्र शर्मसार हो गया है। दरअसल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के सभापति का चुनाव होना है, जिसके चलते दावेदार सक्रिय हैं। आरोप है कि बुधवार को सदर विधायक योगेश वर्मा को जानकारी मिलते ही उनका समर्थक पर्चा दाखिला करने गया, जहां अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की पूर्व अध्यक्ष पुष्पा सिंह ने उसका पर्चा फाड़ दिया। जानकारी के बाद मौके पर पहुंचे सदर विधायक योगेश वर्मा ने उसका विरोध किया तो सामने से आ रहे अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष अवधेश सिंह ने विधायक पर थप्पड़ बरसा दिए। इस दौरान भारी पुलिस बल की मौजूदगी रही, मगर विधायक को पीटने से कोई नहीं बचा सका। इस दौरान हाथापाई में विधायक का कुर्ता भी फट गया। हालांकि बाद में पुलिस हरकत में आई और दोनों को किसी तरह से वहां से हटाया। नहीं, आप क्या कर, अभी जब भगा जाओगे तो आप क्या एजेंट में काम कर रहे हैं क्या? आप कल से नहीं, ये एजेंट में काम कर रहे हैं क्या? एजेंट साहब, आप क्या एजेंट में काम कर रहे हैं क्या? आज अभी जब हमें मालूम चला कि हमारे कार्यकर्ता बंधु जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे वो यहाँ पे आज पर्चा लेने आए। पहले हमारे व्यापार मंडल के राजू अग्रवाल जी को मारा, उनका पर्चा फाड़ लिया, और फिर जब मैं उनको देखने के लिए यहाँ पे आया तो इन्होंने मेरे ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की। तो कम से कम मेरा गिरेबान अवधेश सिंह वकील है, जो हमेशा जिंदगी भर जिन्होंने केवल दलाली की, इसके अलावा उनके पास में कोई काम नहीं रहा, और आज उन्होंने मेरे गिरेबान के ऊपर हाथ डाला है। इसका उनको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतने को मिलेगा। दिनांक 9 अक्टूबर 2024 को लखीमपुर खीरी में अर्बन कोऑपरेटिव के डेलीगेट्स का नामांकन चल रहा था, जिसके दौरान दो पक्षों के बीच कहासुनी विवाद हो गया। मौके पर
देखिए, विधायक और किस प्रकार से अधिवक्ता के बीच में जो लड़ाई है वो साफ देखने को मिली, क्योंकि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के सभापति का चुनाव होना है, जिसके चलते दावेदार सक्रिय हैं। और आरोप ये लग रहा है कि सदर विधायक योगेश वर्मा को जब इसकी जानकारी मिली तो उनका समर्थक पर्चा दाखिल करने पहुंचा था, जहां अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की पूर्व अध्यक्ष पुष्पा सिंह ने उसका पर्चा फाड़ दिया। तो जानकारी के बाद मौके पर विधायक योगेश वर्मा ने उनका विरोध किया तो सामने से आ रहे अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष अवधेश सिंह ने विधायक पर थप्पड़ बरसा दिया। और उसके बाद में देखिए कैसे वहां पर पुलिस बल भी तैनात थे, लेकिन सभी मूक दर्शक बन के देखते रहे। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया अहेड। धन्यवाद।